हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 11 का पार्ट 1। चैप्टर 11 का पार्ट 1 आपको डिलीवर होने जा रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑलरेडी चैप्टर 11 में हम आपको समझाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेक ए चार्ट योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो क्या होगी और किस तरीके से उसको चार्ट आपको करना होगा, किस तरीके से चार्ट करते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके लिए, बहुत क्रिटिकल चैप्टर है। तो आज हम जो चैप्टर 11 की शुरुआत करने वाले हैं वो यही शुरुआत करने वाले हैं कि चैप्टर 11 का पार्ट 1 आपको डिलीवर होने वाला है, जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के सामने खुद को पोजीशन करोगे, जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटिव बंदा होगा, जो भी आपके कंपटीशन में होगा, उसके सामने अपने आप को पोजीशन करोगे। तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और आजकल हर एक बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन देख सकते हो, प्राइवेट जॉब में कंपटीशन देख सकते हो, आप बिजनेस में कंपटीशन देख सकते हो। यानी कि विदाउट कंपटीशन आपका जीतना या आपका हारना संभव ही नहीं है जब तक आपके पास आपका प्रतिद्वंदी ना हो, आपके सामने वो बंदा ना हो जिससे आप ऊपर जाना चाहते हो या नीचे रहना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि मेक ए चार्ट योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और चैप्टर 11 का पार्ट 1 ऑलरेडी यहाँ पे डिलीवर होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को, इस चैप्टर पार्ट को और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, यू मस्ट डिफाइन योर कोर। सबसे पहले जैसे ही आपने अपना कोर डिफाइन किया, आपने अपनी फाउंडेशन डिफाइन की, आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरा कोर है, ये मेरी फाउंडेशन है कि मुझको कोई ऐसी हवा में नहीं हिला सकता, मैं ऑलरेडी अपना फाउंडेशन मजबूत करके मार्केट में उतरा हूँ। ठीक है, तो जब आप अपना कोर डिसाइड कर लेते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने मूल को परिभाषित करने के बाद आपको बाजार में प्रतिस्पर्धी है ना स्थिति इस तरह बनानी चाहिए कि कोई भी प्रतिद्वंदी आपको आसानी से ना हरा सके। अब इसको ध्यान से समझना। आप कंपटीशन में जब आप किसी कंपटीशन में उतरते हो तो जीतता कौन है? जीतता वही होता है जो प्री प्लानिंग करके चलता है, जो पहले से ही तैयारी करके रखता है, जो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके रखता है, वही जीतता है। ऐसा तो होगा नहीं आप किसी भी कंपटीशन में जाए, आप प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू पे जाए तो जो बंदा सबसे ज़्यादा तैयारी करके गया होगा ना, उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। जिस बंदे को नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, जो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ बंदा होता है, उसके सभी क्वेश्चंस के सही और अच्छे से आंसर दे पाएगा, उसी का ही सिलेक्शन होगा। आप गवर्नमेंट जॉब में उठा के देख लीजिए कि भाई जो भी बंदा उनका इंट्रेंस क्लियर करता है, उनका फिजिकल जो भी पैरामीटर्स है उनको फुलफिल करता है, अच्छी रनिंग करता है, उन्हीं का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो कहीं पे भी आप चले जाइए, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा और कॉम्पिटिटर के सामने अपने आप को पोजीशन करना ये आपका राइट्स भी है और आपको ये करना भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो कभी भी कंपटीशन से नहीं घबराना, बल्कि कंपटीशन में अपने आप को पोजीशनिंग करना है, अपने आप को देखना है कि मैं किस पोजीशन पे को होल्ड करता हूँ, मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको कल भी बताई थी और मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कोर डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है। ठीक है, प्रतिद्वंदी की एडवांटेज क्या है, उसकी खास चीज़ें क्या है। सपोज विद एग्जांपल, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो और उसमें 1 मिनट में सपोज मान लो भाई 500 मीटर की दौड़ आपको लगानी है, 1 मिनट में 500 मीटर की दौड़ लगानी है, तो आपको ये देखना है कि जो इस टारगेट को आसानी से अचीव कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कोर क्या है, वे क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे उनका रीज़न क्या है। तो यही चीज़ देखोगे आप, फिर उसके बाद आप खुद की तैयारी करोगे ताकि आप भी उतने टाइम में एक अच्छी दौड़ मार पाओ। इसी तरीके से बिजनेस में भी सेम ऐसे ही होता है कि जब तक आपको कंपटीशन के बारे में नहीं पता होगा, उसकी एडवांटेज होती है उसके बारे में नहीं पता होगा, तो आप नहीं कर पाओगे, उसको हरा नहीं पाओगे।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिद्वंदी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, या वो स्पोर्ट्स में हो, या किसी भी चीज़ में हो। तो कंपटीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है और आपको ये भी पता लगता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर रहेगा आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, जब आप अपनी जो आपका प्रतिद्वंदी है ना, जब आप अपना ये पोजीशनिंग चार्ट बनाते हो, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोजीशन चार्ट जब आप बनाते हो, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, जो आपका कोर होता है ना, जो आपकी फाउंडेशंस होती है वो निखर के आती है। वो आपको पता लगता है कि मेरी जो फाउंडेशन है, मेरी जो नींव है, मेरा जो मूल है, मेरा जो अस्तित्व है वो एक्चुअल में है क्या। वो तभी निखर के आती है जब आप इस चार्ट को बनाते हो या आप इस पोजीशन को देखते हो। विद एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ क्रिकेट में। जैसे क्रिकेट में ऑलरेडी 12 बंदों की टीम होती है, तो वहाँ किसी बंदे की जो मेन जो एडवांटेज होती है वो होती है कि वो अच्छी बॉलिंग करता है, उसको बॉलिंग में कोई हरा नहीं सकता। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बैट्समैन बहुत अच्छी करते हैं, यानी कि बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो फील्डिंग बहुत अच्छे करते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कीपरिंग बहुत अच्छे करते हैं। तो वो जो टीम होती है ना, उस टीम में हर खिलाड़ी की अलग कोर होती है, हर खिलाड़ी की जो फाउंडेशन होती है ना, जो टीम में खड़ा हुआ है। क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया से 12 बंदे लिए जाते हैं, 12, 13, 14 बंदे खेलने के लिए, 11 बंदे लिए जाते हैं, और बाकी जो भी बंदे होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो हर एक बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तभी वो उस टीम में शामिल है। अदरवाइज भारत टीम में किसी भी बंदे का सिलेक्शन हो जाना नॉर्मल बात नहीं है 140 करोड़ के आबादी वाले देश में। समझ गए आप? तो आप जब तक अपनी कोर, अपने प्रतिद्वंदी के सामने अपनी फाउंडेशन, अपने मूल को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या कहाँ पे आप होल्ड करोगे, आप इंडियन टीम में खेलोगे या आप बाहरी अपना नॉर्मल बंदों के साथ खेलोगे, वो आपको पता होगा। बिजनेस में भी सेम ऐसा ही होता है। आप छोटे मोटे कस्बे में बिजनेस कर रहे हो, या एक स्टेट में कर रहे हो, या स्टेट के बाहर भी कर रहे हो, आप नेशनल लेवल पे कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये पोजीशनिंग आपकी ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा फंडा ये है भाई, मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आप जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसके सामने अपने आप को रख के देखो कि भाई मैं कहाँ पे होल्ड करता हूँ अपने आप को। और अगर मान लो मुझको उससे जीतना है या उससे आगे जाना है, तो फिर मुझे क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे मैं उससे आगे जा सकूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे, जो भी आपके पर्सोनास होंगे, जो आपकी कस्टमर्स की प्रोफाइल होगी, जो भी आपका कस्टमर होगा, उसकी 3 से 4, 5 है ना, एटलीस्ट आप 1, 2, 3, 4, 5 जो टॉप प्रायोरिटीज़ होगी। टॉप प्रायोरिटीज़ मतलब जिनके बिना वो सर्वाइव ना कर सकता हो, या जिनकी उसको बहुत ज़्यादा नीड हो, वो प्रायोरिटीज़ अपने यहाँ पे लिखोगे। उसको लिखोगे कि भाई मेरा जो एंड यूज़र है, मेरा जो कस्टमर्स है, मेरा जो मैंने पर्सोना बनाया है, जो मेरे प्रोडक्ट के लिए जो पर्सनैलिटी डिसाइड की है बंदों की, उनके लिए उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है वो आप लिखोगे। क्योंकि टॉप प्रायोरिटीज से ही आप राइट प्रोडक्ट बना पाओगे। जब तक आपको कस्टमर्स की प्रायोरिटी नहीं पता होगी, आप राइट प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। ठीक है, प्रायोरिटी से समझ में आता है, जैसे सपोज मान लो आप 100 लोगों के पास गए प्राइमरी रिसर्च में, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट लेके गए, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया, तो वहाँ पे वो 100 बंदे, जो पहले 100 बंदे होंगे, वो आपको ये बता देंगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। बस जो वो चाहते हैं वही आपको नोट डाउन करना है। जैसे मान लो 80% लोगों ने आपसे कोई डिमांड की, तो आप ये समझ सकते हो कि 80% लोग ये चाहते हैं, और फिर जो भी फीचर, जो भी फंक्शन हो, वो ही आपको उठा के अपने प्रोडक्ट में डाल दें, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी रिसर्च में आप ये अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि उस चार्ट को बनाए कैसे, वो चार्ट बनता कैसे है, और उस चार्ट में हम कैसे कंपटीशन एडवांटेज लिखे और कैसे अपने ऑफर्स लिखे, क्या दे क्या नहीं। तो अब हम बात करते हैं उसको। तो चलिए मैं आपको चार्ट बनाना सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपना कॉम्पिटिटिव जो चार्ट होता है वो बना पाओगे। ठीक
ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक एक्सेल सीट, नॉर्मल सी एक एक्सेल सीट खोल लेते हैं। अब एक्सेल सीट में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है शोइंग योर कॉम्पिटिटिव एडवेंचर ऑन ए सिंपल एक्सेल सीट एज फॉलो, मतलब एक इसी तरीके से एक्सेल सीट बनानी है आपको। अब यहाँ पे आपको कस्टमर्स की टॉप 5 या टॉप 4 या टॉप 2 प्रायोरिटीज जो भी आप जानते हो या जो भी आप मानते हो, जो सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सोल्व कर रहा हो, वो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, आपके कस्टमर्स की जो भी प्रायोरिटीज होगी वो यहाँ पे लिखोगे आप। कोई भी प्रायोरिटीज हो सकती है, उसको मान लो भाई उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या उसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है किसी चीज़ के लिए, या कुछ और उसको किसी सर्विस की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे जो आपका कॉम्पिटिटर है। मान लो जो भी आपने बिजनेस किया है उसमें कॉम्पिटिटर भी होगा। ठीक है, जो आपका प्रतिद्वंदी है उसकी एडवांटेज क्या है, उसके अंदर क्या खास है कि कस्टमर्स उसके पास जा रहे हैं, उसके पास क्या ऐसा स्पेशल है जो मेरे पास नहीं है, वो यहाँ पे लिखो। ठीक है, उसके बाद आप अपने ऑफर लिखो। अपने मतलब अब आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आप अपना भी तो लिखोगे ना। आपको कंपटीशन का तो पता है कि भाई वो क्या डिलीवर कर रहा है ना। आपको कस्टमर की टॉप प्रायोरिटीज पता है और आपको अपने ऑफर का नहीं पता होगा कि आप क्या दे रहे हो। जब आप इन दोनों को देखोगे ना, उसकी प्रायोरिटीज देखोगे, कस्टमर की प्रायोरिटी देखोगे, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 जितनी भी प्रायोरिटीज होगी वो देखोगे, फिर उसमें कॉम्पिटिशन को देखोगे कि मेरा कॉम्पिटिटर इनकी इन जरूरतों को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या क्या ऐसा कर रहा है जो इन सब की जरूरतें पूरी हो रही है। अब बात करेंगे तुम्हारी कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उससे कम प्राइस में उससे बेस्ट सर्विस या उससे बेस्ट प्रोडक्ट इनको दे सके। समझ गए, बस ये इतना सा सिंपल सा होता है। अब ये जो लास्ट में कॉलम खाली है, ये जो कॉलम खाली है, यहाँ पे जब ये आपके ऑफर लिखे जाएंगे ना, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपकी कोर कि भाई कंपटीशन से ज़्यादा आपके पास क्या है जो आप उनको अपनी साइड खींच सकते हो। इसका एक एग्जांपल दूं मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक रिटेल बिजनेस का एक आइडिया बताया था और प्रैक्टिकली आपको समझाया था कि आप किस तरीके से प्रतिद्वंदी को हरा सकते हो। विद एग्जाम्पल, आप एक रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं। ऑलरेडी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमारा प्रतिद्वंदी अमेज़ोन को मान लेते हैं। अमेज़ोन से बड़ा रिटेल बिजनेस वर्ल्ड वाइड अभी कोई नहीं कर रहा, उससे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, आप उससे छोटा भी ले सकते हो, जैसे डी मार्ट है, वी मार्ट है और बहुत सारे रिटेल बिजनेस करने वाले प्लेटफॉर्म है, बट उनको कोई जानता नहीं है। तो एटलीस्ट मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आए कि हाँ ये रिटेल बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब अमेज़ोन का क्या है, अमेज़ोन ने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिससे बंदे क्या ऑनलाइन घर पे ही शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन उनके पास माल चला जाता है। ये उसकी एडवांटेज है कि बंदे ने बुक कर दिया और 3 दिन बाद उसको डिलीवरी हो गई, उसके पास उसका प्रोडक्ट, मनपसंद प्रोडक्ट पहुंच गया। और अगर उसमें कुछ कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है जो 7 डेज की है। आप 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट को एज इट इज डब्बे में पैक करो, उसकी वीडियो बनाओ, डब्बे में पैक करो और रिप्लेस कर दो, आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिसी है उसकी। उसने घर पे ही दे दिया। उस बंदे ने क्या किया, उसने आपको शॉपिंग करने का जो प्लेटफॉर्म था वो मोबाइल के अंदर ही दे दिया, घर में ही आप कर सकते हो। अब मैं रिटेल बिजनेस को ही उल्टा लेके चलता हूँ। आप अपने पास कस्टमर्स लाने के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कल एक स्पेशल आइडिया बताया था आपको कि अगर मान लो सपोज आप उससे बेहतर करना चाहते हो और अलग करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, आप उसी की तरह कोई प्लेटफॉर्म बनाओगे तो आप डायरेक्टली कंपटीशन में चले गए। आपने कुछ यूनिक नहीं किया। जैसे फ्लिपकार्ट है या तुम्हारा और ईबे है और बहुत सारी वेबसाइट बन चुकी है, इसको कॉपी करके ही बनी हुई है। ऑलरेडी जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, वो अमेज़ोन का था, ऑनलाइन का, है ना। इसको देख के फिर बहुत सारी कंपनीज बनी जो आजकल ऑनलाइन सब कुछ कर रही है। सब ने अपने एप्लीकेशन बनाए, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो और बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है या एप्लीकेशन बन चुके हैं जिन पे बंदा घर से ही ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है, ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। तो अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हो तो इसी फील्ड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ जाएगा उस बंदे के लिए, है ना, बट उसकी जो कोर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। जब उसने शुरू किया था तब लोगों को समझ में नहीं आया, आज लोगों को समझ में आ रहा है, तो आज लोग कॉपी कर रहे हैं।
आपको इससे भी अलग करना है, यूनिक करना है, तो अभी आपको और सोचने की जरूरत है कि मैं और क्या ऐसा करूं कि उससे भी अलग हो, बिल्कुल अलग हो। रिटेल बिजनेस में अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि उससे भी अलग मैं क्या करूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आपको। आप एक काम करते हो, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने फैसिलिटी दी कि घर से ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे ये फैसिलिटी इतनी ईजी है कि भाई इसको कोई भी बंदा इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएगा और इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो इससे भी इजी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। अब चलो मैं बताता हूँ वो क्या करता है बंदा। उसने एक प्लेटफॉर्म दिया बुक करने के लिए। आप कुछ मत करो, आप सीधा घर पे पहुंच जाओ। आप क्या करोगे, जैसे बड़ी सोसाइटी होती है जिसमें 250-300 घर होते हैं उनमें पहुंच जाओ। ठीक है, उनमें गए आप, उसमें जाने के बाद आपने जो भी अपना रिटेल का बिजनेस शुरू किया है, जिस लोकेशन पे शुरू किया उस लोकेशन के नियर बाई आपको सोसाइटीज़ में जाना है और उनको सिर्फ एक ऑफर देना है कि सर ऑनलाइन तो आपने बहुत परचेज कर लिया, अब थोड़ा सा हमारे साथ भी आप शॉपिंग करके देख सकते हो। और हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं पिकअप एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे अपने ऑफर में लिखो पिकअप एंड ड्रॉप। ठीक है, ये आपकी पहली वो होगी कि सर कोई भी कंपनी आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं दे रही। ऑलरेडी अभी मार्केट में कोई भी कंपनी या कोई भी रिटेलर्स पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं दे रहा। ये यूनिक हो जाएगा। यूनिक क्या, क्योंकि कोई दे ही नहीं रहा। अब पिकअप एंड ड्रॉप का मतलब पता है क्या, इससे क्या स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। सपोज मान लो कोई बच्चा नौकरी करने वाला है ना, उसको शॉपिंग करने जाने हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा भाई, वो सबसे पहले उसकी छुट्टी होगी। छुट्टी होने के बाद वो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर कितनी दूर है रोड उसकी कंपनी से, फिर वो वहाँ तक पैदल चलेगा। पैदल चलने के बाद वो ऑटो पकड़ेगा। फिर वो ऑटो से उसको जिस मार्केट में जाना होगा वो उस मार्केट में जाएगा। फिर वहाँ पे उस दुकान पे जाएगा पैदल चल के, वहाँ से चीज़ें परचेज करेगा और फिर वहाँ से फिर रोड पे आएगा, ऑटो में बैठेगा और फिर घर जाएगा। ये क्या हो गया, टाइम। उसका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने उसका टाइम सेव कर दिया पिकअप एंड ड्रॉप कि भाई आप कंपनी में निकलने से पहले हमें कॉल कर दो, हमारा एक बंदा आएगा, बाइक पे आए या कार में आए या किसी भी चीज़ में, आपको यहाँ से पिकअप करेगा। हमारे जो रिटेल स्टोर आपका होगा जहाँ पे आपने सब कुछ रखा हुआ है कस्टमर्स के लिए, वहाँ पे उसको लेके जाएगा। वहाँ वो अपने मन मर्जी शॉपिंग करेगा और फिर वहाँ से बैठाएगा, उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये फैसिलिटी बिल्कुल यूनिक हो जाएगी। अब इसमें जो बेनिफिट्स होगा आपको वो क्या क्या होगा, इसमें बेनिफिट्स ये होगा, नंबर 1 बेनिफिट्स क्या होगा कि भाई उसका टाइम सेव हो गया। तो यहाँ पे जो ये जो कॉलम खाली है ना, यहाँ पे आप दिखा पाओगे, यहाँ पे आप दिखा पाओगे कि टाइम सेव कर दिया हमने आपका। ठीक है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आप दिखा पाओगे उसको कि आप प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को देख सकते हो। 3 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। 10 मिनट के अंदर हम अपनी आउटलेट्स पे लेके आएंगे, 10, 15, 20 मिनट जितना भी टाइम लगता है। आपको फ़ोन लेना है, आपको जैकेट लेनी है, आपको शर्ट लेनी है, आपको पैंट लेनी है, आपको जो भी लेना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखोगे, चीज़ों को छू के देखोगे। और रिप्लेसमेंट का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि आप पसंद करके ले जा रहे हो। वहाँ पे क्या फिर वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है ना। आप देख रहे हो कोई डिफेक्टेड तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी, हैंड टू हैंड आपको माल मिल जाएगा। कितनी एडवांटेज चाहिए आपको कंपटीशन से जीतने के लिए। तो मैंने आपको बहुत सारी एडवांटेज बता दी, समझ गया। तो यहाँ ये चार्ट आपको पोजीशन करता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से कितने ज़्यादा मजबूत हो, कितने ज़्यादा सॉलिड हो। तो ये तो था मेरा पहला, है ना, रिटेल बिजनेस में। अब इसमें भी इसको स्केल करने के लिए जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे, विद एग्जांपल आपने अपना बिजनेस नोएडा से स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपने नोएडा में कोई छोटी सी जगह देखी, 200 गज, 500 गज, 600 गज, और वहाँ पे अपना रिटेल शॉप खोला और वहीं से ही आपने शुरू किया। वहाँ के आसपास के सोसाइटीज़ के लोगों से शुरू किया। तो धीरे 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 क्या होगा, ये बात पिकअप एंड ड्रॉप के लोगों के पास पहुँचेगी, जिनको जो ऊब चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने से, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। यार ऑनलाइन तो रोज़ मंगाते हैं, चलो आज उसको फ़ोन करते हैं, घूमना भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कल को 10 औरतें या 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट मिलके आपको फ़ोन कर दे कि सर मुझको शॉपिंग करने आना है, थोड़ा सा क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे, आपके बल्क भी कस्टमर्स आ सकते हैं। तो कुछ
कुछ यूनिक आपको सोचना होगा ताकि आप कंपटीशन से अलग चल सके, अलग रह सके। ये मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया आपको। इस तरीके से आपके माइंड में हो सकता है ऐसे हजारों आइडिया आ जाए। तो ये चार्ट जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये मैंने आपको इसीलिए बना के दिखाया, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन से मुझे अपने प्रतिद्वंदी से अलग क्या रखना है, कितना अलग रखना है, कितनी कस्टमर्स के फ़ायदे के बारे में सोचना है, कितना कस्टमर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिफाई वैल्यू में समझा सकूं, उसके बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे। अब यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से क्वांटिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अमेज़ोन उसको ये सर्विस नहीं देता, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस नहीं देता। हाँ, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो इस तरह का पैटर्न अपना ले, या ये भी हो सकता है कि कोई और अपना ले। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इसको आप सीरियसली बिल्कुल ले सकते हो। और इस तरीके से अगर आपके माइंड में कुछ आ जाए काम करने की, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से उसको समझा भी पाओगे। इस चार्ट को देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि मेरी एडवांटेज क्या है, मैं क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ, कंपटीशन से कैसे अलग हूँ। जब कस्टमर्स का फ़ोन आएगा ना, तो आप बता सकते हो कि सर मैं पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देता हूँ। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो, परखते हो, तब लेके जाते हो। टाइम कितना सेव बचा रहा हूँ मैं आपका। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो उनको, ये चीज़ें बोलोगे उनकी समझ में आएगी चीज़ें, है ना, उनकी समझ में आएगी। तो छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, जो लेडीज़ों का ग्रुप्स हो सकता है, फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, या बच्चों का ग्रुप हो सकता है, या कुछ एजेड बंदों का ग्रुप हो सकता है जो आपके यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे। तो यहाँ से इस बिजनेस को बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हो आप, रिटेल बिजनेस को। अब आपने कंपटीशन को देख लिया कि भाई कंपटीशन कितना बड़ा है हमसे। अब आपको यहाँ से शुरुआत करके अगर आप उसी को ही हराना चाहते हो, अपने मन में ठान चुके हो, या अपने मन में ये आपने बना ही लिया कि मैं उसको हरा के ही मानूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको हरा दोगे। क्योंकि भाई जैसा आदमी सोचता है वैसा आदमी बनता है। आपने अगर सोच लिया कि मुझको बनना है तो फिर बनना है, फिर उसमें ना मैं कुछ कर सकता ना कोई कुछ कर सकता है। ये फिर आपकी होगी कि आपने प्रतिद्वंदी को हराने की सोच ही ली, आपने अब सारे शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है आप सब कुछ करोगे, बट प्रतिद्वंदी को हरा के मानोगे। जब ये सोच आदमी के अंदर आ जाती है ना, तो उसकी जो हार वाली सिचुएशन होती है वो भी जीत में बदल जाती है। तो ये था मेरी आज की क्लासेस आपके लिए, और इसमें मैंने आपको सिखाया कि अपने आप को पोजीशन कैसे करना है कंपटीशन एडवांटेज के साथ। कंपटीशन की क्या एडवांटेज है और तुम्हारी क्या एडवांटेज है, इन दोनों को कैसे आप यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इसके चैप्टर 11 के पार्ट 2 में, जिसमें आप और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं हम पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।